हम लोगों को हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और सबसे मुबारक अगर कोई वक्त है आज, तो वो ये कुर्बानी का वक्त है, जहां पर अल्लाह ने आपको हिदायत की कि आपकी कुर्बानी आपका तकवा है, आपका जानवर नहीं है, आपका पैसा नहीं है, आपने कितनी कीमत में जानवर खरीदा वो भी अल्लाह के नजदीक मायने नहीं रखता है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो मुसलमान का तकवा मायने रखता है, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तकवा, जो जज्बा आपका था वो हमने सीखा। तो कहीं भी मुसलमानों को इस तकवे को नहीं छोड़ना चाहिए। बेशक वो उलझाएंगे हमको, वो हमको इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दे के कोशिश करेंगे कि हम फंसे इन मामले में। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जैसे ही बकरीद का मौका आता है, ईद उल अजहा आती है, तो तमाम धमकी भरे संदेश जो हैं वो देना शुरू हो जाते हैं। और बकरीद को लेकर के जिस तरीके की तस्वीरें खासतौर पर उत्तराखंड से सामने आ रही हैं, हिमाचल से सामने आ रही हैं, और यही तस्वीर अगर बात करें खासतौर पर कर्नाटक सरकार की, तो कर्नाटक सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर किसी भी जानवर ले जाने वाले मुस्लिम समुदाय को परेशान किया गया तो उसको लात मार करके जेल में डाला जाए। और एक गाइडलाइंस, एक एडवाइजरी ईद उल अजहा के आते ही शुरू हो जाती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अतीकुर रहमान सर मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जो ईद उल अजहा का मौका, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई सारी एडवाइजरी जारी होती है, वो भी ईद उल अजहा के मौके पर। जी नदीम भाई, देखिए हम लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ये बात होती आई है। और हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हम लोगों को उकसाया जा रहा है, हम लोगों को इस बात पर मजबूर किया जा रहा है कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं जो कि कानूनी गिरफ्त हमारे ऊपर सख्त हो जाए। कर्नाटक का जो आपने हवाला दिया, मैं उससे भी एग्री नहीं करता हूं। वहां की सरकार को इस बात को समझना चाहिए। देखिए, सरकारें, पॉलिटिशियंस, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया है और अभी भी करना जानते हैं अच्छी तरह से। और हम इनके शिकंजे में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। हम लोगों को हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और सबसे मुबारक अगर कोई वक्त है आज, तो वो ये कुर्बानी का वक्त है, जहां पर अल्लाह ने आपको हिदायत की कि आपकी कुर्बानी आपका तकवा है, आपका जानवर नहीं है, आपका पैसा नहीं है, आपने कितनी कीमत में जानवर खरीदा वो भी अल्लाह के नजदीक मायने नहीं रखता है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो मुसलमान का तकवा मायने रखता है, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तकवा, जो जज्बा आपका था वो हमने सीखा। तो कहीं भी मुसलमानों को इस तकवे को नहीं छोड़ना चाहिए। बेशक वो उलझाएंगे हमको, वो हमको इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दे के कोशिश करेंगे कि हम फंसे इन मामले में। हमको ये नहीं करना है। अलबत्ता हमारे जो मुस्लिम लीडरान हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में अबू वसीम आजमी साहब और उनकी पार्टी के कई लोग जाकर, आज कोई हमारे और लीडर हैं मुसलमान, वो भी जाकर मिले हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया है। सवाल ये उठता है कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार ने इन गौ रक्षकों पे, जिनको प्रधानमंत्री ने एक नाम दिया है कि ये सिर्फ दिखावे के गौ रक्षक हैं, कोई वो मैं टर्म भूल रहा हूं जो प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया था इनके लिए, क्या वो टर्म था कि ये दिखावे वाले हैं। ऊना का घटना हुआ था, तब कहा था कि मेरे दलित भाइयों को कुछ मत कहना, मुझे गोली मार देना। हाँ, और एक एक वर्ड यूज किया था जो ये गौ रक्षक है, इनके लिए एक बड़ा भयानक वर्ड यूज किया था। तो ये क्यों गौ रक्षा के नाम पर ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। स्टेट पुलिस, चाहे महाराष्ट्र में हो या कोई भी स्टेट में हो, उनको इनके ऊपर सख्ती करना चाहिए। मुसलमानों का पैगाम ये होना चाहिए कि हम आश्वासन दे रहे हैं, जहां पर गौ कशी पे बैन है वहां पर कोई गलत हरकत नहीं होगी। ये हमारा आश्वासन उन प्रशासन को होना चाहिए।
बिल्कुल, क्योंकि सर इसी के साथ साथ हम बकरीद का मौका तो देख रहे हैं, पर आज ही देश के प्रधानमंत्री जो हैं अमेरिका का दौरा करके लौटे हैं, और भोपाल में आज मेरा बूथ सबसे मजबूत जो है वो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कार्यक्रम रखा गया, जहां हजारों की भीड़ को लाखों की भीड़ दिखाया गया, पर उस मंच से ये साफ तौर पर कहा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब एक घर में दो लोग हैं तो एक घर के लोगों के लिए दो अलग अलग कानून यूज नहीं हो सकते। हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक कानून बनाएं। एक बात तो ये हो गई जहां देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा, और दूसरी तरफ उन्हीं की बातों में ये था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है तो वो मुस्लिम समुदाय है, और मुस्लिम समुदाय को बरगलाने का काम जो है वो मुस्लिम स्कॉलर और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं कर रही हैं, ताकि वो वोट बैंक की राजनीति कर सके। किस तरीके से देखते हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, कितना नुकसान इसका मुसलमानों को होने वाला है, कितना अदर धर्म जाति के लोगों को होने वाला है, क्योंकि इस पर बात करने के लिए एक बेहतर इस्लामिक स्कॉलर से बात करना जरूरी होता है। तो किस तरीके से देखते हैं देश के प्रधानमंत्री के आज के भाषण को? नदीम भाई, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अगर इसका इस मौजू पे बात करने का सही इख्तियार किसी को है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को है, बिल्कुल इस्लामिक स्कॉलर्स को एक हद तक के है, मैं मानता हूं हमारे उलेमा को उसके ऊपर हक बनता है बताने का। लेकिन इसकी जो गहराई है, इसकी जो पेचीदगी है, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा छलावा बन गया है कि आप मार्क करिए मेरे वर्ड्स को कि ये मोदी सरकार और बीजेपी आरएसएस को इतना एक्सपोज करने वाली है जिस इतने इससे पहले कभी एक्सपोज नहीं हुए होंगे। पॉइंट नंबर 1 ये आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, फिलहाल जो चर्चा में मामला है कि भाई 22nd लॉ कमीशन को ये बात फिर से दे दी गई है मोदी सरकार की तरफ से। इसमें एक्सपर्ट्स ओपिनियन ये हम अपना बता रहे हैं कि जब 21st लॉ कमीशन को आपने ये मुद्दा दिया था तो उनका इसमें कंक्लूजन ये आया था कि नाइदर इट इज एडवाइजेबल नॉर फीसिबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांस, यानी अभी मौजूदा हालात में हमारा भारत यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ना तैयार है और ना इसकी जरूरत है। अब 4 सालों में सरकार ने, मोदी सरकार ने कितना कंसेंसस डेवलप कर लिया, कितना इसके ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन हो गया, कितना लेजिस्लेटिव असेंबलीज में डिस्कस हो गया, कुछ नहीं हुआ। और 4 साल के बाद 22nd लॉ कमीशन को भी आप दे देते हैं। इसका सिर्फ एक मतलब है कि आप इसको उलझाना चाह रहे हो, लटकाना चाह रहे हो, भटकाना चाह रहे हो। अच्छा, क्यों लटकाना चाह रहे हो, भटकाना चाह रहे हो? इससे और जुड़ी हुई बातें क्या हैं भाई? बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड 1986 में था। 1986 से लेके वाजपेयी जी की सरकार बनी, वाजपेयी जी की 5 साल की मजबूत सरकार में भी आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक दिन नाम नहीं लिया। बिल्कुल। अब 2014 से लेके 19 तक आप, आज 23 तक 24 में आप 10 साल की सरकार, माइटी मोदी सरकार पूरे करने जा रही है। आपने सिर्फ छलावे के तौर पे स्टेट इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन, जब कभी मौका लगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपने इस्तेमाल किया। इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन देखिए नदीम भाई क्या आ रहा है। भाई मुसलमानों को आप अवश्य कटघरे में खड़ा करिए, हमारे उलमा जहां कहीं गलती करिए पिन पॉइंट करिए कि जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी की बुनियाद पर हमारे उलमा कहां गलत है, हम खुद उनको आईना दिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप भी तो आईना देख लीजिए। आर्टिकल 371A क्या कहता है नदीम भाई? आर्टिकल 371A ये कहता है कि नागालैंड, मिजोरम, जितने बॉर्डर एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनको जब तक के स्टेट असेंबली में लॉ पारित नहीं करे, उनके पर्सनल लॉस को सेंट्रल गवर्नमेंट टच नहीं कर सकती।
बिल्कुल। कोई सेंटर का लॉ उन पर लागू नहीं होगा। शादी ब्याह हो, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो या इनहेरिटेंस के लॉज हो, उनके जो भी पर्सनल लॉज हो, तो 370A का क्या होने वाला है। मोदी सरकार और इससे स्पोक्स पर्सन तमाम हमारी जो नेशनल डिबेट्स होती है नेशनल चैनल्स पर, कभी इस पर बात करने को तैयार हैं। 371A तो बहुत बड़ी बात है। आपने तो लड़ा दिया कुकी और मेटी लोगों को। मणिपुर कल एक बड़ा हुजूम वुमेन का मणिपुर के अंदर जाकर पुलिस स्टेशन पे कब्जा करके नदीम भाई और हथियार वापस लेके आ गई। अगर ये काम नदीम भाई कश्मीर में हुआ होता कि आपकी आर्टिलरी के अंदर से मुसलमान एक वेपन अगर लेके चला जाता, तो ये गोदी मीडिया के चैनल मुसलमानों को समझे ना कहां से कहां ठिकाने पे पहुंचा देते। आज उस मणिपुर जो कि सबसे शांति प्रिय कम्युनिटी मानी जाती थी, उसमें रिजर्वेशन का मुद्दा आपने डालकर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने डालकर, मोदी सरकार ने दो समुदायों को लड़ा रहे। यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर तमाम ट्राइबल्स को लड़ाने जा रहे हैं, मुसलमानों को। आज बड़ा अच्छा एक स्पोक्स पर्सन ने कहा एक पार्टी के कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब डिबेट होती है तो चर्चा में सिर्फ मुसलमान और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन क्यों आते हैं, सरदार क्यों नहीं आते हैं, सिख भाई क्यों नहीं आते हैं, क्रिश्चियंस क्यों नहीं आते हैं, ट्राइबल्स क्यों नहीं आते हैं, खप पंचायत के लोग क्यों नहीं आते हैं। बुलाइए उनको, अगर हिम्मत है तो पूछिए उनसे क्या वो तैयार है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इसके अंदर एस्पेक्ट है, देखिए नदीम भाई, हम उस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जो 1986 से हमारी महिलाओं को, हमारी वुमेन्स को एश्योरेंस दे रही है कि जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी हम लाएंगे और आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड देंगे। जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी वर्सेस, अंडरलाइन करने वाली बात है नदीम भाई, जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी, वुमेन्स राइट्स वर्सेस क्या होने जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, वर्सेस होने जा रहा है पैट्रियार्कल सिस्टम और मिसोजिनिस एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन कम्युनिटी। यस, वो मानसिकता के लोग जो के मर्दों को आगे रखना चाहते हैं, उनका वर्चस्व आगे रखना चाहते हैं, मेल डोमिनेटेड इकोनॉमी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जिसको हम पैट्रियार्की कहते हैं वो, और मिसोजिनी, महिलाओं को दूसरा दर्जा, कमतर समझना, गिनती में ना लाना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनके साथ आप जानते हैं नदीम भाई इंडिया में क्या हो रहा है, कौन कौन से स्टेट्स में निर्भया से लेके आज तक के स्पेशल लॉ प्रोविजंस लाने के बावजूद कैसे कैसे औरतों को रौंदा जा रहा है। और सबसे ज्यादा अगर नाम आता है उन औरतों की राइट्स को रौंदने में तो वो बीजेपी के लीडर्स का आता है, एमएलएस का आता है, एमपीस का आता है। प्रेजेंट एग्जांपल आपने देखा ब्रिजभूषण, पॉक्सो लगाने के बावजूद अरेस्ट नहीं होना, पॉक्सो लगाने के बावजूद उसका होम मिनिस्टर को दखलंदाज करना, 15 दिन में चार्जशीट फाइल होना, इसी को कहते हैं आप द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। जब हम कहते थे कि भाई द लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, 15 महीनों में भी एफआईआर लॉन्च नहीं होती है और यहां 15 दिन में एफआईआर लॉन्च हो गई। दिस इज लॉ टेकिंग इट्स ओन कोर्स अंडर द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नदीम भाई देखिए, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। वो गवर्नमेंट से हम उम्मीद कर रहे हैं जो 1986 से आपको मैनिफेस्टो में वादा करती है, 2014 से आपको मैनिफेस्टो में वादा करती है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और जैसा मैंने बताया, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी वर्सेस पैट्रियार्की एंड मिसोजिनी। वो सरकार जिसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए ब्रिजभूषण, वो सरकार जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने साक्षी महाराज, वो सरकार जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए गिरिराज सिंह, वो जेंडर जस्टिस देंगे।
ये मिसोजिनिस्ट एलिमेंट आपको जेंडर जस्टिस देंगे, जेंडर इक्वालिटी देंगे, तो ये छलावा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये एक्सपोज कर चुका है बीजेपी मोदी सरकार को, और आगे आने वाले दिनों में, महीनों में करेगा। ये एक्सपोज होंगे नदीम भाई, मार्क माय वर्ड्स। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तो एक्सपोज मोदी गवर्नमेंट हो ही रही है, क्योंकि बहुत पहले से ये शगुफा जो है छोड़ दिया जाता है ठीक चुनाव के दौरान पर। बट चुनाव से ठीक पहले अमेरिका दौरा होता है। अमेरिकी दौरे में जब एक पत्रकार सबरीना सिद्दीकी वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये सवाल पूछ लेती है कि माइनॉरिटीज को लेकर के जो भेदभाव देश में हो रहा है उसके ऊपर आप क्या एक्शन ले रहे हैं, तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर सबरीना सिद्दीकी को ट्रोल करने शुरू कर देते हैं। आज वही पत्रकार के लिए व्हाइट हाउस से बयान जारी हो जाता है कि जो चीजें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए, हम अपने पत्रकार के साथ खड़े हैं। तो कैसे देखते हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर यह बोला कि मुसलमानों के साथ देश में कोई भेदभाव नहीं है, और इसके लिए उन्हें यह दिखाने के लिए मिस्र की मस्जिद का दौरा भी करना पड़ा। भाई नदीम भाई देखिए, सबरीना सिद्दीकी ने जो सवाल किया, क्या वो सवाल पहली बार उठाए है मोदी सरकार के ऊपर? क्या इससे पहले ये सवाल बहुत सारे और फॉरेन डेलीगेट्स ने भी उठाए हैं? बैरक ओबामा ने भी एक मीटिंग के अंदर इसी तरफ इशारा किया, उनके जो अल्फाज थे वो भी इनको काफी चुभे हैं। भाई आप जब सवाल का जवाब दे रहे हैं तो उसका क्या दो सवालों में आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। भाई अगर सबरीना सिद्दीकी ने एक सवाल पूछा था, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, उसका गोल मटोल हमारे अनुसार उसका जवाब दिया, लेकिन क्या उसका क्रॉस क्वेश्चनिंग हुआ? क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए आपको इंडिया में हम आपको आईना दिखाने के लिए बैठे हैं। अगर सबरीना सिद्दीकी या और एक फुल फ्लैश प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर होती, और नदीम भाई आप इंशाल्लाह वहां पर अगर बैठे होते, तो आपका दूसरा सवाल होता कि अगर मोदी सरकार और मोदी साहब का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, डेमोक्रेसी को लेके ये जवाब है सबरीना सिद्दीकी का, तो जो उत्तराखंड में 4 दिन पहले हुआ वो क्या था? जो आज तक के वो हत्यारा जिसने 2 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गाड़ी में, वो क्या था? समझे ना? ये 2 नहीं, इस तरह के 200 सवाल आप जैसे पत्रकार पूछते, लेकिन भाई पत्रकार हैं कहां? पत्रकारिता है कहां? किसको संबोधित किया जा रहा है? एक सबरीना सिद्दीकी से कहा था ना प्रधानमंत्री ने, एक अकेला सब पर भारी, तो ये सबरीना सिद्दीकी का एक सवाल किस किस पर भारी हो गया?